नमस्कार दोस्तों, यूपी का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। यूपी में अभी हुआ चुनाव तो कौन मारेगा बाजी, सर्वे में सामने आया जनता का मूड। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां हर दिन बढ़ रही हैं। सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हैं। इस बीच एक साप्ताहिक सर्वे सामने आया है। सर्वे के मुताबिक प्रदेश में समाजवाद पार्टी को फिर से बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कराए गए इस सर्वे में अखिलेश यादव को 39 से 40% सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस हिसाब से अगर अभी चुनाव होते हैं तो अखिलेश यादव को दोबारा सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। वहीं बीजेपी सपा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आ सकती है। सर्वे के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों पर सपा को 39% वोट मिल सकता है। वहीं बीजेपी के खाते में 33% वोट जाने की संभावना है। बीएसपी को सिर्फ 16% वोट मिलने के आसार हैं। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 7% मत मिलने की संभावना है। अन्य उम्मीदवारों के खाते में 5% वोट जाएगा। बता दें कि यह सर्वे 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच का है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों की राय हफ्ते भर में कुछ नहीं बदली है, लेकिन पूर्वांचल इस मामले में अस्थिर लग रहा है। पूर्वांचल क्षेत्र में 130 सीटें हैं। इनमें से 27 नवंबर के सर्वे की बात करें तो सपा और उसके सहयोगी दलों को 39% सीटें मिल सकती हैं। वहीं हफ्ते भर बाद यही संभावना 40% सीटों की हो जाती है। जाहिर है कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता में बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी को 27 नवंबर के सर्वे में 35% सीटें मिलने के आसार दिख रहे हैं। वहीं शनिवार को यह आंकड़ा बढ़कर 36% हो जाता है। बीएसपी को हफ्ते भर में 2% सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। 27 नवंबर के सर्वे में उसे 14% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि शनिवार को यह घटकर 12% हो गया। कांग्रेस को 7% वोट शेयर हासिल होने का अनुमान है। इस साप्ताहिक सर्वे में 11,085 लोगों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि यूपी में किसकी बनेगी सरकार। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी बोले, यूपी में डायरेक्ट फाइट समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एजेंडा आज तक के मंच से उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी। तेजस्वी यादव यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा के अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर कोई टिप्पणी करने से बचते नजर आए। तेजस्वी ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान देखा था कि हम छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, ये फैसला उनका है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच सीधी फाइट होगी। बीजेपी हटाओ और बीजेपी लाओ, मुकाबला यही रहने वाला है। जो लोग बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं वे अखिलेश जी के साथ जाएंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमारे पास यूपी में जो भी ताकत है हम अखिलेश यादव के समर्थन में लगाएंगे, सपा का समर्थन करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM सपा के लिए कितना बड़ा खतरा होगी? इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई खतरा नहीं होगी। बिहार चुनाव में भी AIM कोई फैक्टर नहीं थी, यूपी के चुनाव में भी ये कोई फैक्टर नहीं रहेगी। तेजस्वी यादव ने लालू यादव के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर भी खुलकर बात की। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू यादव कई बीमारियों से पीड़ित हैं। सक्रियता थोड़ी कम है, लेकिन हम लोग कोई भी कदम उनको भरोसे में लेकर ही बढ़ाते हैं। उन्होंने तेज प्रताप यादव की नाराजगी, अलग संगठन बनाने को लेकर सवाल पर कहा कि ये कोई मसला नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान संगठनों ने कहा MSP पर कानून के बिना घर वापसी नहीं, मांगे मानी गई तो 3 घंटे में खत्म कर देंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। इसके साथ ही कहा था कि MSP से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति बनाई जाएगी। घोषणा के इतने दिनों बाद अब किसान आंदोलन में कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन आंदोलन कब खत्म होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार बात मान ले तो 3 घंटे में समाधान निकल सकता है। वहीं कुछ किसान नेताओं का कहना है कि MSP पर कानून के बिना घर वापसी नहीं होगी। बता दें कि किसान संगठनों की कमेटी में मनोज सिंह कक्का, जैनेन्द्र युद्धवीर सिंह और बलबीर राजेवाल शामिल है। इनका कहना है कि अगर सरकार उनकी बातों को मान ले तो ये आंदोलन 3 घंटे में भी खत्म हो सकता है। यही तीनों किसानों की तरफ से सरकार से बात करेंगे। बयानों से साफ है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होने जा रहा है और गेंद अब सरकार के पाले में है। इसके साथ ही इन्होंने अगली बैठक 7 तारीख को करने का ऐलान किया है। अभी जिन प्रमुख मांगों को लेकर किसान अड़े हैं उसमें MSP पर गारंटी कानून, आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लेना, आंदोलन में मारे गए 700 किसानों के परिवारों को मुआवजे की मांग शामिल है। वहीं किसानों ने तो अपनी बात कह दी है, लेकिन अब सबकी नजर सरकार के न्योते पर टिकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार भी जल्द बात करने की इच्छुक है। इसके लिए किसान नेताओं को फोन कॉल भी गया था। सवाल यही बना हुआ है कि सरकार कितनी मांगे मानेगी और क्या किसान घर वापसी को तैयार होंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो क्या भारत में आएगी कोरोना की तीसरी लहर, क्या फिर से लग जाएगा लॉकडाउन? जी हां दोस्तों,
दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से हड़कंप मचा हुआ है और भारत में भी अब इसने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। बता दें कि 24 नवंबर को ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि के बाद से अब तक यानी सिर्फ 10 दिनों में ही ये कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है और पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक करीब 400 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन का पहला केस दक्षिण अफ्रीका में मिला था, जहां अब तक 183 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा 19 केस बोत्सवाना में आए हैं। ब्रिटेन में 32 और नीदरलैंड्स में 19 केस की पुष्टि हो चुकी है। भारत में भी कड़ी जांच और सख्ती के बाद भी 4 मरीज अब तक मिल चुके हैं। कर्नाटक में पहले 2 केस मिलने के बाद आज एक केस गुजरात के जाम से और दूसरा मुंबई में सामने आया है। जामनगर में ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति हाल ही में जिम्बाब्वे से भारत आया था, जबकि मुंबई में मिला मरीज केपटाउन से मुंबई लौटा था। दुनिया में जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है, उसे देखकर लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन लेकर आएगा। बता दें कि अभी भी ओमिक्रॉन पर रिसर्च पूरी नहीं हुई है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ओमिक्रॉन से भारत में तीसरी लहर आ सकती है और सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अगर राहत की बात कोई दिखाई पड़ रही है तो वो सिर्फ ये है कि भारत में टीकाकरण की गति तेज बनी हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर मामले बढ़ते भी हैं तो शायद भारत में कोरोना के नए वेरिएंट की स्थिति दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी। भारत में डेल्टा से ज्यादा संक्रमितों को मिली सीरोपॉजिटिविटी की वजह से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा यहाँ कुछ कम हो सकता है, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक कुछ भी सही नहीं बता पा रहे हैं कि यह डेल्टा से कितना खतरनाक होगा। अब इस राहत के बीच चिंता का विषय ओमिक्रॉन का अपना स्वरूप बदलना है। कहा गया है कि ओमिक्रॉन में 30 से ज्यादा बार म्यूटेशन हुआ है। डेल्टा के मुकाबले भी इसे 5 गुना ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। ऐसे में हमारी थोड़ी भी लापरवाही फिर बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? अभी के लिए भारत में एक ट्रैवल एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। अगर लापरवाही बरती गई और केसेज बढ़े तो भारत में लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टीईटी का पेपर की गोपनीय छपाई का बड़ा घोटाला, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि भाजपा राज में पेपर लीक होने की वजह से बेरोजगार इस बार सपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि टीईटी परीक्षा का पेपर बियर के एक गोदाम के पते पर छपना गोपनीय छपाई का बड़ा घोटाला है। भाजपा सरकार में तो यूं ही हर बार पेपर लीक होगा, इसीलिए 2022 में बेरोजगार सपा की सरकार बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि सपा के आने से ही सब कुछ फिर से ठीक होगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठीचार्ज करके विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। हम 69,000 शिक्षक भर्ती की मांगों के साथ हैं। युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। सपा मुखिया ने कहा कि लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाकर यूपी वालों ने बता दिया है कि वो न तो किसानों पर पीछे से किए गए वार को भूलेंगे, न किसानों की शहादत को और न ही भाजपा के जुल्म और अत्याचार को। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी चीफ लालू यादव की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को चेतावनी, कहा जातीय जनगणना नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को दिल्ली में कहा कि हम जातीय जनगणना लागू कराने के लिए आंदोलन करेंगे। सभी पार्टी के लोग तैयार हैं। लोकसभा में केंद्र सरकार ने कहा था कि जातीय जनगणना संभव नहीं है। इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराए। हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो हम लोग देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। लालू यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी यह योजना बना रहे हैं कि जातिगत जनगणना न हो। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए सरकार को उन्हें नौकरी देनी है। सरकार भले ही मना करे, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि जाति आधारित जनगणना हो। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अफसरशाही है। यह बात हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ जो हुआ वह गलत हुआ, अधिकारियों पर कार्रवाई हो। बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी के विधायकों ने वंदे मातरम गाने से मना किया तो लालू प्रसाद यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया। लालू यादव ने कहा, ओवैसी को सब जानते हैं, वह बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। राष्ट्रगान का अपमान नहीं होना चाहिए। इससे पहले बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा था कि राज्य अपने संसाधनों की मदद से ओबीसी की गिनती की मांग पर दबाव डालने के लिए वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को दोहराया था कि जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों को शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए बिहार के सामने राज्य विशेष की कवायद ही एकमात्र विकल्प बचा है। तेजस्वी ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने मॉनसून सत्र के दौरान उनके अनुरोध पर कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जातिगत जनगणना की मांग की थी। उन्होंने नीतीश पर इस मामले को लेकर आनाकानी करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र ने बहुत पहले ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे।
जातिगत जनगणना के पक्ष में बिहार विधानमंडल द्वारा 2 बार सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किए गए हैं और इसकी वकालत करने वालों का मानना है कि सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के अच्छे वितरण का रास्ता बेहतर करेगा।